तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो जैसा बच्चों मैंने आप लोग को नोट्स में लिखवाया है उसको मैं डिस्कस करता हूं। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया इलेक्ट्रॉन एमिशन। आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जितनी मेटल्स होती हैं उन सब मेटल्स में लार्ज क्वांटिटी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उस मेटल के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन इतनी बाइंडिंग रहती है कि मेटल के बाहर नहीं निकल पाते हैं। यदि उन मेटल्स में से हम किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें और उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एमिशन? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन, राइट। अब नेक्स्ट यदि अपन बात करते तो थोड़ा सा अपन को पहले डिस्कस कर लेना चाहिए वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, work function of that metal. The work function is different for different metals. Its value depends on the nature of metal and the state of its surface. It is measured in electron volt. आप एक चीज समझ लीजिएगा, मैं आप लोग को जो थोड़ा समझा रहा हूं कि यह मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फ्रीली या रैंडमली मूव कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन यदि आप इतनी एनर्जी दे दें कि यहां से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलकर सरफेस तक आ जाए, तो जो भी आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इनसाइड से सरफेस तक आने पर उसको अपन वर्क फंक्शन बोलते हैं, फाई। इस बात को भी थोड़ा सा और मैं आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में, आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आएगा। पर आप समझ लीजिए वर्क फंक्शन मतलब एक मिनिमम एनर्जी है जो आप इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर से कहां तक पहुंच जाते हैं, मेटल के सरफेस तक। उस एनर्जी को अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसको अपन वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स surface is called work function of that metal. The work functions is different for different metals. अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। कुछ मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करोगे उतने में वो इलेक्ट्रॉन इनसाइड से निकल के कहाँ जाएंगे, सरफेस तक। फिर नेक्स्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। और तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन है, उसमें से फर्स्ट है थर्मियोनिक एमिशन। फर्स्ट थर्मियोनिक एमिशन, सेकंड फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, थर्ड फील्ड एमिशन एंड फोर्थ सेकेंडरी एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, फील्ड एमिशन एंड फोर्थ सेकेंडरी एमिशन। थर्मियोनिक एमिशन और फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में थोड़ा सा डिस्कस करता हूं आपसे, पर थोड़ा अपने फील्ड एमिशन पहले बता देता हूं आपको, क्योंकि अपने ज़्यादा डिटेल में नहीं है, केवल आपके नॉलेज में होना चाहिए। फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। ये फील्ड एमिशन क्या है? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय कीपिंग इट इन एन एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड एमिशन। जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पर ये प्लेट है, ये प्लेट है, और हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया है किसी पावरफुल बैटरी से। ऐसा करने से ये प्लस और माइनस है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। मतलब डेफिनेटली यहाँ क्या डेवलप कर दी हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बोर्ड पर देखे बगैर नहीं आएगा समझ में। यदि आप देख लीजिए यहाँ पर ये एक मेटल प्लेट, ये एक मेटल प्लेट, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। इससे क्या डेवलप हुई यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस टू माइनस। अब यदि मान लीजिए आपने यहाँ पर किसी मेटल प्लेट को इंसर्ट किया है, तो आपको मालूम है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर फोर्स लगने लगेगा। किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और इसलिए वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे।
इस डायरेक्शन में। और यदि ऐसे आप इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, तो इसको बोलते हैं फील्ड एमिशन। नेक्स्ट सेकेंडरी एमिशन। तो सेकेंडरी एमिशन जो है, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल ऑन स्ट्राइकिंग द हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑन इट। यदि किसी मेटल में से आप फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो यदि हाईली एनर्जिक पार्टिकल्स को इस पर डालें, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। ये सिंपल सी ऐसी बात हो गई कि एक ये मान लीजिए सपोज टोकनी है, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी प्लास्टिक बॉल्स हैं, और इन बॉल्स को आपको बोला जाए कि बाहर निकालो बिना टच किए, बिना आप कुछ किए, तो आपके पास सिंपल सा एक बड़ा पत्थर उठाओ और फेंक के मार दो इस पर, तो उस पत्थर की जो भी एनर्जी होगी वो मिलेगी यहाँ पर, और ये सब प्लास्टिक बॉल्स उचक जाएंगी, बाहर निकल आएंगी। जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की उसकी वजह से बाहर निकलेंगी। एग्जैक्टली इसी तरीके से यदि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यदि आप हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स इस पर स्ट्राइक करवाते हैं, तो उसकी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के 4 टाइप्स है, थर्मियोनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, थर्ड फील्ड एमिशन एंड फोर्थ सेकेंडरी एमिशन। इसमें से थर्ड और फोर्थ मैंने डिस्कस किया आपको, फील्ड एमिशन और सेकेंडरी एमिशन। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड, थर्मियोनिक एमिशन। पहले थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन मीन्स द एमिशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन हीट एनर्जी इज imparted to it is called thermionic emission. The electrons so emitted are called thermions. In this phenomena, the heat energy change into electrical energy. The number of electrons emitted per second, that is rate of emission, depends on first the material of surface, second the temperature of surface, and third its surface area. मतलब एक सिंपल सी बात है कि यदि किसी मेटल प्लेट में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, और यदि आप इस मेटल प्लेट को क्या करें, गरम करें, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दें, वही हीट एनर्जी मिलेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। जो हीट एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी जो मिल रही है, वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करता है, करंट। तो इसका मतलब सही मायने में हीट एनर्जी का कन्वर्शन आप किस पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसको अपन बोलते हैं थर्माइंस, और ये इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन हो रहा है उसको अपन बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन। अब यदि आप किसी मेटल में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं, या पर सेकेंड 1 सेकेंड में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलें उसको बोलते हैं रेट ऑफ एमिशन। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड्स करता है, तो मटेरियल ऑफ सरफेस पर, टेम्परेचर ऑफ सरफेस पर, और सरफेस एरिया पर। इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज फॉर गुड थर्मोनिक एमिशन। तो फर्स्ट द मेल्टिंग पॉइंट should be quite high so that it may not melt on heating. जिस मेटल में से आप इलेक्ट्रॉन एमिशन करवाना चाहते हैं उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता चला मेटल प्लेट को आप गर्म कर रहे हो, पता चला वो खुद ही मेल्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो तो नहीं हो पाया, उसके पहले मेटल जो है वही मेल्ट हो गई। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। And second, the work function should be low so that electrons may be emitted even at low temperature. वर्क फंक्शन की वैल्यू काफ़ी कम होनी चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने से ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने चाहिए, तो डेफिनेटली वर्क फंक्शन की वैल्यू लो होनी चाहिए। जो टंगस्टन है उसको अपन मानते हैं मोस्ट सुटेबल सब्सटेंस फॉर थर्मोनिक एमिशन। उसका रीज़न ये है कि जो टंगस्टन है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है,
3455 केल्विन और वर्क फंक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है 4.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए हार्मोनिक एमिशन के लिए जनरली किसको यूज किया जाता है? टंगस्टन को। फिर नेक्स्ट बच्चों मुझे नेक्स्ट बताना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने से पहले थोड़ा सा आप समझे फोटोन नेचर ऑफ लाइट। According to Planck's quantum theory, light travel in form of small packets of energy. Each packet or bundle is called the quanta or photon. The light is emitted and absorbed in form of these photons, and energy of these photons is E is equal to h into nu. सबसे पहले न्यूटन ने अपनी कार्पस्कुलर थ्योरी दी थी, उसमें तो उसने ये बोला था कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में मूव कर रही है। बाद में उसकी थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि बाकी वो कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर हाइजन ने अपनी वेव थ्योरी दी, उसमें बोला कि नहीं भाई, लाइट जो वो वेव्स के फॉर्म में मूव करती है। फिर बाद में एक्चुअली में प्लैंक्स ने अपनी क्वांटा थ्योरी दी, उसमें बोला लाइट जो है वो छोटे छोटे एनर्जी के जो पैकेट्स है उसके फॉर्म में मूव कर रही है। ये जो एनर्जी के पैकेट्स है उसको नेम दिया उसने क्वांटा और फोटॉन्स। तो उसने बोला जो लाइट मूव कर रही है वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में मूव कर रही है। लाइट का जो एमिशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये दोनों ही इन क्वांटा या फोटॉन के बंडल्स के फॉर्म में हो रहा है। तो बच्चों ये लाइट का जो एमिशन होता है या एब्जॉर्प्शन होता है वो इन्हीं फोटॉन के फॉर्म में होता है। और इन फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है E, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो एक्चुअल में E इज इक्वल टू होता है h इंटू न्यू। ये न्यू जो है वो आप आसानी से बनाए तो स्मॉल एन से भी बना सकते हैं। यहाँ पर h जो है उसको अपन बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो डेफिनेटली एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू होता है h इंटू न्यू। यदि आप इसी को कन्वर्ट करें न्यू को, तो आपको पता है वेव्स के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू n लैम्डा। व्हाट इज v? वेलोसिटी ऑफ वेव एंड फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेवलेंथ। अब यहां पर जो वेलोसिटी है वो तो लाइट की है, तो अपन v की जगह c लिख सकते हैं। c का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू क्या जाएगा? c बाय लैम्डा। तो n इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो यहाँ पर E एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू n की जगह जाएगा c बाय लैम्डा। तो इसलिए एनर्जी का ये भी फॉर्मूला होता है h इंटू n और ये भी होता है h इंटू c बाय लैम्डा। यदि हम बोले मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन, तो वो भी आप इजीली बता सकते हैं क्योंकि आपको पता मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। यहां पर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट लिखेंगे c। तो इसलिए p इज इक्वल टू होता है m इंटू c। और इसी को यदि आप सॉल्व करते जाएं तो आप डेफिनेटली प्रूफ कर सकते हैं p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। क्योंकि आपको रीजन ये पता है कि E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, और इसी तरीके से P इज इक्वल टू आप क्या बोल रहे हैं? h इंटू n भी बोल रहे हो। तो यदि मास की जगह पर देखें तो m इज इक्वल टू क्या जाएगा? h इंटू n बाय c स्क्वायर। यदि इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो p इज इक्वल टू h इंटू n बाय c स्क्वायर इंटू ऑफ c, एक c कैंसिल। अब आपको पता है c इज इक्वल टू n लैम्डा, तो डेफिनेटली c बाय n इज इक्वल टू ऑफ लैम्डा। तो ये n जो है वो डिनोमिनेटर में यदि आप लाते हो तो h अपॉन c बाय n हो जाएगा, n जब डिनोमिनेटर में आएगा, और c बाय n की जगह लैम्डा लिख सकते हो। मतलब p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, राइट। तो यहाँ p जो है
वो है मोमेंटम ऑफ फोटोन, और लैम्डा हो गया वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों मैं डिस्कस कर सकता हूं आपसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो आपको समझी आ गया होगा कि एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h इंटू एन, मोमेंटम हो गया h बाय लैम्डा। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो हमको देखना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो इस तरीके से आप देखिए, यदि आप बैटरी के इलेक्ट्रोड से यदि इन मेटल प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये प्लस और ये माइनस। अब यदि यहां पर आप ये जो कैथोड है इसके ऊपर यूवी रेज या शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट, देखिए जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। तो यदि हम यूवी रेज भेजें या शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट यदि कैथोड के ऊपर रेज इंसिडेंट करें तो इस कैथोड में मेटल प्लेट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिशन होने लगेगा और वो मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, जिसको प्लेट भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसा होगा और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करने लगेगा, करंट। इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब मैंने आपको लिखवाया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट when the ultraviolet rays or visible light of low wavelength or any other kind of electromagnetic radiations are made incident on a metal, the electrons are emitted from it. This phenomenon is called photoelectric emission or photoelectric effect. The electrons emitted from a surface due to light being incident on the metal are called photoelectrons, and the current flowing in the circuit is called the photoelectric current. Thus, the photoelectric effect is the light energy is transformed into electrical energy. डेफिनेटली यहां पर लाइट एनर्जी का कन्वर्शन किस में हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट में। नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आपको समझना चाहिए स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द प्लेट, यदि आप ये जो प्लेट है आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये हाई पोटेंशियल पर और ये लो पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां से कहां होता है, लो टू हाई। पॉजिटिव आयंस का फ्लो कहां से कहां होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या करंट का डायरेक्शन। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं, लो टू हाई। लेकिन इस प्लेट का पोटेंशियल यदि कम करती है करना शुरू कर दिया जाए तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन यहां से मूव नहीं करेंगे, यही रुक जाएंगे। तो इस पोटेंशियल को, जिस पोटेंशियल पर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, उसको अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। तो सिंपल, द नेगेटिव पोटेंशियल और द नेगेटिव पोटेंशियल एट द प्लेट at which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential or cutoff potential. It is denoted by V naught. It is denoted by V naught. अच्छा, एक और बात है कि यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हुआ और हमको मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू V, Q इंटू डेल V। अब मान लीजिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो V नॉट है
तो यही एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी नॉट। इलेक्ट्रॉन निकलते तो उनकी एनर्जी कितनी होती, हाफ mv², वी मैक्सिमम स्क्वायर। इसका मतलब है कि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो Q इंटू वी नॉट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। जितनी एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी उतनी क्या कर दी हमने, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से एनर्जी प्रोवाइड कर दी है, रुक गए। तो फिर ये फॉर्मूला आपका बनता है। इस फॉर्मूले में ध्यान दीजिए, तो V नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और V मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताना चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट लॉ ये है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस occurs, the photoelectric emission occurs only when the frequency n of light incident on the metal surface is greater than threshold frequency n naught। कोई भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है डेफिनेटली वो ग्रेटर होनी चाहिए एन नॉट से, तभी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा। यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, एन लेस देन एन नॉट, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। भले ही आप कितनी भी, देखिए यहां पर दो टर्म्स आ रही हैं, एक फ्रीक्वेंसी और एक इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होती है एनर्जी से और इंटेंसिटी रिलेटेड होती है एम्पलीट्यूड से। मतलब यहां पर जो लाइट आप इंसिडेंट कर रहे हैं वो भले ही हाई इंटेंसिटी की लाइट है, लेकिन उसकी यदि फ्रीक्वेंसी कम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा, नहीं होगा। भले ही इंटेंसिटी कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। हाँ, लेकिन यदि लाइट जो आप इंसिडेंट कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा और इंटेंसिटी भी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी निकलेंगे और लार्ज क्वांटिटी में निकलेंगे। इंटेंसिटी हाई की वजह से ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन जो है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यही सब पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फर्स्ट, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन occurs only when the frequency n of light incident on the metal surface is greater than threshold frequency n naught. If n is greater than n naught, photoelectrons are emitted even with light of very low intensity. But if n is less than n naught, what is n? Frequency of incident light. If n is less than n naught, however high may be the intensity of light, photoelectrons are not emitted. Second, the maximum kinetic energy of electrons emitted depends on the frequency of the incident light. It does not depend on intensity of incident light. तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लार्ज क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो किस पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है।
The number of electrons emitted depends on the intensity of incident light and it does not depends on its frequency. And fourth, electrons are emitted from metal surface as a light falls on it. That is, there is no time lag between the light being incident on the metal surface and the emission of photoelectrons from it. जैसे ही मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है तुरंत इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बच्चों ये था एक्चुअल में लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो मेटल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको यहां से सरफेस तक लाना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मैंने बताया वर्क फंक्शन। और फिर सरफेस से जब बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। मतलब जब आप लाइट यहां पर इंसिडेंट करते हैं तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी दो पार्ट में इन्वेस्ट होती है। एनर्जी का एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से सरफेस तक लाने में यूज होता है और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में यूज होता है। बिल्कुल आप बात समझिएगा कि मान लीजिए एग्जाम टाइम है और आप पढ़कर दिन भर थक गए हैं तो अपने दोस्त के घर पर पहुंच गए और आप चाहते हैं कि उसके साथ घूमने जाएं, आइसक्रीम खाएं। तो जैसे आप उसकी मदर से बोलते हो अपने दोस्त का नाम लेकर, जो भी नाम है उसका, रोहन, करण, रमेश, गणेश, जो भी, कि वो घर में है क्या, तो मम्मी समझ जाती है कि ये आ गया है, अब ले आएगा घुमाने के लिए, तो बोलती नहीं है, घर में ही नहीं है। तो तुरंत आप बोलते ठीक है आंटी, मैं जा रहा था, एक्चुअली में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो लगा मैं उसके साथ डिस्कस कर लूँ, उसको भी पता चल जाए, ऐसा लग रहा है कल एग्ज़ाम में आ जाएंगे वो। थोड़ा सा सर भी बोल रहे थे कि इम्पोर्टेंट है तो मैं सोच रहा था उसको बता दूँ। बस मम्मी ने इतना सुना और बोला रुको रुको देखते हैं शायद अंदर होगा। तो वहाँ से वो आपका दोस्त घर के अंदर से आपने बाहर तक निकाल लिया उसको। जब आपके पास आया तो उसका आपने बोला चल आइसक्रीम खिलाते तेरे को, बोलता नहीं 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 जाएंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आपने बोला नहीं चिंता क्यों कर रहा है, मैं खर्च करूंगा ना, मैं खिलाऊंगा। वो भी धीरे से तैयार हो गया और मम्मी को आप बहाना मार दिया कि एक्चुअली में जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे से भी नहीं बन रहे हैं, तो हम लोग आते हैं तीसरे किसी दोस्त से पूछ के, और निकल लिए दोनों। मतलब आपने जो एनर्जी है वो दो पार्ट में इन्वेस्ट की है, एक पार्ट उसको अंदर से कहाँ तक लेकर आया, सरफेस तक, और एनर्जी का दूसरा पार्ट आपने इन्वेस्ट किया उसको मूव करवाने के लिए। तो आपको जो टोटल एनर्जी लग गई है E, वो जाएगी E1 प्लस E2। ये एनर्जी काहे के लिए लगी, मेटल के अंदर से सरफेस तक लाने के लिए, और दूसरी एनर्जी कहाँ लगी है, उसको मूव करवाने के लिए। तो ये एनर्जी कौन दे रहा है, ये जो इंसिडेंट लाइट है उसके फोटोन दे रहे हैं, जिसकी एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, H इंटू एन। व्हाट इज एन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इज इक्वल टू, ये E1 को आप क्या बोल रहे हो, वर्क फंक्शन अंदर से सरफेस तक के लिए, प्लस ये जो बाहर मूव कर रहे इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी आप क्या बोल रहे हैं, हाफ m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। यही इक्वेशन जो बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं आइंस्टीन इक्वेशन। यहां पर ये जो वर्क फंक्शन है फाई, यदि पहली चीज इस फाई की वैल्यू देखेंगे तो हमको मालूम है फाई इज इक्वल टू होता है H इंटू एन नॉट। व्हाट इज एन नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन उनको कहाँ तक लाना है, सरफेस तक, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है। यदि इसको सब्स्टिट्यूट कर देते तो h इंटू एन इज इक्वल टू h इंटू एन नॉट प्लस हाफ m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। इसका मतलब h इंटू एन माइनस h इंटू एन नॉट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। What is h इंटू एन नॉट? वर्क फंक्शन। यदि इसमें आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं इसको, h इंटू एन की जगह पर क्या लिख सकते हो, c बाय लैम्डा। c क्या होता है, n लैम्डा, तो n c बाय लैम्डा माइनस h इंटू सी बाय लैम्डा जीरो इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर h c को कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा जीरो इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर। ये कहलाते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये तो मैंने समझा दिया है, पर थोड़ा सा थ्योरी भी सुन लीजिएगा, यदि एग्जाम में आता है तो आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। According to Einstein, the intensity of light depends on the nature of photon. When radiations of frequency n falls on a metal surface, the energy of each photon is h into n, which is gained by electron present inside the metal. This energy is used up in two ways. First, a part of energy is used up in moving the electron free from the metal surface. This energy is called the work function or threshold energy of the metal. It is phi is equal to h into n naught is equal to h into c by lambda 0, where h means what? Planck's constant. And second, the remaining part of energy is used up in providing kinetic energy to the free electron to emit it out. Thus, kinetic energy of electron is equal to half m into v maximum square. Therefore, by law of conservation of energy, h into n is equal to phi plus half m into v maximum square, और इसी को सॉल्व करके फिर ये पूरा कर दिया। तो ये था बच्चों डेफिनेटली आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो आप लोग को पता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस by which light energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल बोलते हैं ना आप लोग जनरल लैंग्वेज में। जनरल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं? सोलर सेल। वही तो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस बाय विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एमिसिव सेल, second, photovoltaic cell, and third, photoconductive cell. Uses of photoelectric cell आप लोग को फर्स्ट इन टेलीविजन्स में यूज होता है, साउंड रिप्रोडक्शन सिनेमा में यूज होता है, इन एक्सपोजर मीटर ऑफ कैमरा होता है, इन ऑटोमेटिक अलार्म यूज होता है, थीफ अलार्म यूज होता है। तो बहुत जगह एक्चुअल में इनका यूज होता है। वैसे तो बहुत कम लिखे हैं, आपको बहुत पता है, कैलकुलेटर सब जगह पर सोलर पैनल लगे रहते हैं, आपको सब पता। अब तो कार वार भी आने लग गई है। नेक्स्ट बच्चों, डी ब्रॉगली वेव्स और मैटर वेव्स। ये डी ब्रॉगली वेव्स जो हैं, तो अभी तक जैसे आप बोल रहे थे लाइट मूव करती है किसके फॉर्म में? एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में।
और उसी के साथ में एनर्जी भी उसी के साथ में वेव भी एसोसिएट हो जाती है, और इसलिए अपन लाइट को ड्यूल नेचर का मानते हैं। मतलब जब लाइट मूव कर रही है तो एनर्जी के पैकेट्स तो मूव ही कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके साथ में वेव भी एसोसिएट हो जाती है। तो लाइट किस चीज की है? दोनों हैं, पार्टिकल भी और वेव्स भी। पार्टिकल को अपन क्या बोलने लग गए? क्वांटा या फोटॉन्स। और उसके साथ में जो वेव एसोसिएट हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं? मैटर वेव्स। तो डी ब्रॉगली ने बोला केवल लाइट के साथ ऐसा नहीं होता है कि लाइट बट ड्यूल नेचर की है, हर पार्टिकल के साथ होता है। जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट हो जाती है, उस वेव को बोलते हैं मैटर वेव्स। मतलब ये बिल्कुल ना सोचें कि जो रामायण और महाभारत सीरियल आते थे और उसमें जो आपको इमेजिन करवाया गया था कि रामचंद्र जी ने या रावण ने जब तीर छोड़ा एरो, तो आपने देखा उसके साथ में कहीं फायर वायर कुछ बना देते थे, कहीं सांप वाप का कुछ बना देते थे। तो आप लोग उसको इमेजिन करते थे कि भाई ये एरो चल रहा है और साथ में इतनी कोई शक्ति ताकत चल रही है, वेव्स। वो केवल पूरा इमेजिनेशन नहीं था, वही तो था हमारा सनातन धर्म जो बहुत पुराना था, जिसमें था वो अब सब प्रूफ हो रहा है, जिसमें बता रहे कि नहीं भाई कोई भी पार्टिकल आप थ्रो करोगे, मूव करेगा, तो उसी के साथ में एक वेव जो होती वो भी एसोसिएट हो जाती है। उसी वेव को बोलते हैं मैटर वेव, उसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव। तो डी ब्रॉगली ने वही चीज बताई है। डी ब्रॉगली सजेस्ट दैट द ड्यूल नेचर ऑफ light is dual nature is not only of light but each moving material particle has dual nature. He assumed if wave to be associated with each moving material particle, which is called the matter wave, and the wavelength or matter wave is lambda is equal to h by p. What is p? Momentum of particle. And what is lambda? Wavelength of wave. जितना ज्यादा मोमेंटम रहेगा उतनी वेवलेंथ शॉर्ट रहेगी। मतलब यदि किसी के ऊपर आप एक पत्थर मार रहे हैं, धीरे से मार रहे हैं, तो उसका मोमेंटम कम रहेगा। मास इंटू वेलोसिटी, मास तो है पर वेलोसिटी कम है, मोमेंटम कम होगा। जब मोमेंटम कम रहेगा तो जो उसके ऊपर जो वेव इंपैक्ट करेगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी। वेवलेंथ ज़्यादा रहेगी तो एनर्जी कम रहेगी, उसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसी पत्थर को जब आप जंप से तेजी के साथ फेंक के मारते हैं तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, तो जब वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहेगी तो मोमेंटम ज्यादा रहेगा, मोमेंटम ज्यादा रहेगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट। तो जो वेव एसोसिएट रहेगी वो शॉर्ट वेवलेंथ की रहेगी, और किसी भी वेव की वेवलेंथ यदि शॉर्ट है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। आपको जैसे मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताया था, जो गामा रेज होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है। शेर जो है ना, उसको जब आप रिवॉल्वर से बुलेट फायर करते हैं, बुलेट छोटी रहती है, शॉर्ट लेंथ की, शेर के ऊपर इंपैक्ट करता है, शेर वहीं गिर जाता है। लेकिन उसी शेर को आप ले जाके डंडे से मारे, डंडे की लेंथ ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, पलट कर हो सकता है आपको मार दे वो। तो लेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है। रिवॉल्वर की बुलेट, उसकी लेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। ऐसे याद रख सकते हो। तो जो शॉर्ट वेवलेंथ की वेव्स होती है उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये जो डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स बताया, वो यही बताया है कि हर पार्टिकल जो मूव करता है उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट हो जाती है। उस वेव को क्या बोलते हैं? मैटर वेव।
और मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p होता है। अब इसका प्रूफ अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, आप वैसे कर सकते हैं। आपको पता है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p प्रूफ करने के लिए कि आपको पता है p इज इक्वल टू m इंटू ऑफ c। मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, है ना। तो डेफिनेटली आपको पता है यहां पर p इज इक्वल टू m इंटू सी, v इज इक्वल टू n लैम्डा, तो यहां पर जाएगा c इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू p बाय m इंटू n। ऐसा कर सकते हो आप। लैम्डा इज इक्वल टू p अपॉन m इंटू n। अब यहां पर देखें तो E इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर या h इंटू एन भी होता है। यदि यहां पर वैल्यू रखें तो क्या आएगा भाई? m इज इक्वल टू h इंटू एन अपॉन सी स्क्वायर, तो लैम्डा इज इक्वल टू p अपॉन m की जगह पर वैल्यू रख दीजिए h इंटू एन अपॉन सी स्क्वायर इंटू ऑफ n। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैसे प्रूव किया था आपको? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, तो मैंने इक्वेशंस बनाए थे आपको। p इज इक्वल टू क्या बताया था? m इंटू ऑफ c, है ना, ये एक इक्वेशन था। और दूसरा आपका इक्वेशन था E एनर्जी का, m इंटू ऑफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू ऑफ न्यू या n फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पता था c इज इक्वल टू n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, तो यहाँ पर रख दीजिए तो जाएगा m इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू h, n की जगह क्या जाएगा? c बाय लैम्डा, तो एक c क्या हो गया? कैंसिल, मतलब एम सी इज इक्वल टू आ गया h बाय लैम्डा, ये 2 हो गया। अब यहाँ p इज इक्वल टू एम सी और यहाँ एम सी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 p इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। तो ऐसे आप जो है वो इजीली प्रूफ कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों ये था एक्चुअली में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट जो अपन ने पढ़ा है।